हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें दो रेजिस्टेंस को या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और करंट वोल्टेज का जो डेरिवेशन बनता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और वोल्टमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और एमीटर और वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कुछ भी जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तो क्लियर है। अब रेजिस्टेंस होता क्या क्या है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। इवन आपका वायर भी एक रेजिस्टेंस की तरीके ही होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी अप्लायंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके ऑपरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बारे में सभी कॉन्सेप्ट और सभी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का डायग्राम जो सिंबल इस तरीके से होता है, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का दो एंड होता है, एक ये फर्स्ट एंड होता है और ये सेकंड एंड होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका होता है जब आप दो रेजिस्टेंस को लें और उन दोनों रेजिस्टेंस के एक एंड को आपस में कनेक्ट कर दें। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो इसमें क्या देखेंगे कि R1 का एक एंड R2 से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंस का एक ही एंड आपस में कनेक्टेड होता है लेकिन दूसरा एंड आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को केवल एक ही एंड को आपस में कनेक्ट करते हैं, जबकि इसका जो दूसरा एंड क्या होता है, तो जो इन दोनों का जो ये दूसरा एंड होता है ये किसी दूसरे डिवाइस या दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली वन एंड ऑफ both the resistance is connected together and the other end is connected to some other resistance or some other device। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसको हमने कहा से कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को एक साथ लें, पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, अब हम बोले कि जब हमने इसका एक एंड आपस में कनेक्ट किया था तो ये कैसा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। क्या हो कि अगर हम इन दोनों का दोनों एंड आपस में कनेक्ट कर दें, तो जब दो रेजिस्टेंस का R1 R2 का दोनों एंड, पहला एंड और दूसरा एंड, जब दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बोलोगे कि सर जब दो रेजिस्टेंस के हम दोनों एंड को, पहले एंड को भी और दोनों एंड को आपस में ही जोड़ देंगे। दो रेजिस्टेंस से इनके पहले एंड को जोड़ा था तो सीरीज में हुआ था, लेकिन जब दोनों एंड को हम आपस में कनेक्ट कर दें, ऐसे पहला एंड सीरीज और जब दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो जाए, तो जब किसी भी दो रेजिस्टेंस का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो तो वो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ स्टूडेंट, हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा था, व्हेन ओनली वन एंड इज कनेक्टेड टुगेदर, जब दो रेजिस्टेंस का जिनके दो एंड होते हैं उनका केवल एक ही एंड आपस में कनेक्ट हो तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम इसे कुछ डायग्राम देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपको एक डायग्राम दिया है, ये बुक में दिया साइन डायग्राम तो काफी सिंपल होता है। जब इन दोनों रेजिस्टेंस का केवल एक ही एंड आपस में कनेक्टेड है और इसका अगर हम दूसरा एंड बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड आपस में कनेक्टेड है लेकिन इसका दूसरा एंड बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसका दूसरा एंड इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं सेकंड एक में डायग्राम दिखाता हूं। ये डायग्राम आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक आपका ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरा आपका कुछ इस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके साथ हमने क्या किया कि थोड़ा सा चेंजमेंट करके इसमें बैटरी जोड़ दी। आपके बुक के डायग्राम से थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट। अब आपको ये बताना है कि सीरीज में है कि ये पैरेलल में। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस रहा आपका R1, ये रेजिस्टेंस रहा R2।
तो R1 का एक इंड किससे कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है, तो मतलब एक इंड तो कनेक्टेड है। अब दूसरा इंड देखेंगे, और R1 का जो दूसरा इंड किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो आप बोलेंगे कि सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि इनका एक ही इंड तो आपस में कनेक्टेड है, दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो अब नाउ स्टूडेंट, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, करंट, इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना चाहिए। आपने कहा सर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। आपने इसको सीरीज में जोड़ना है, इसके एक एक टर्मिनल पे जोड़ दिया, ये आपका सीरीज में हो गया। अब करंट और करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। क्यों, जैसे हीट का फ्लो होता है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसी तरह करंट कब फ्लो होगा, जब दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो बॉडी का हीट सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, एक बॉडी हॉटर होता है दूसरा बॉडी कोल्डर होता है, तो इसी तरह तो इससे क्या होता है, हीट का फ्लो होता है दोनों बॉडी के बीच में। इसी तरह अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करंट फ्लो हमको कराना हो तो दोनों के बीच में पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में कैसे आएगा, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक हम सेल से कनेक्ट कर देंगे। सेल हमारा क्या होता है, सेल हमारा होता है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या सेल हमारा वो डिवाइस है जो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस में। नाउ स्टूडेंट, इसे हमने सेल में जोड़े, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता है कि जो वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल क्यों ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। अब देखिएगा उसको हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारा जो बैटरी था इसको हमने बोल दिया V वोल्ट का बैटरी हो गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हो गया। इसको हमने पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया, और इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने पॉइंट सी का नाम दे दिया। ये हमारा 3 पॉइंट हो गए, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R2। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा पॉइंट बी पे आपस में कनेक्टेड है, केवल एक सिंगल पॉइंट पे। ये हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखते हैं कैसे फ्लो करंट इसमें फ्लो होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में आता है, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मूव करेगा, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो हमारा करंट यहाँ से करंट निकलेगा I, यहाँ भी हमारा करंट आया I, और यहाँ पे भी हमारा करंट आया I। करंट के पास एक ही पाथ है, I करंट ही हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R1 में चला गया, फिर R1 से निकलने के बाद यहाँ पे हमारा B पे भी हमारा करंट I ही रहा, और फिर हमारा ये R2 में आ गया, और फिर यहाँ पे करंट I रहा, और फिर ये I करंट आके बैटरी में चला जाएगा। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा, एक रेजिस्टेंस हमारा R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा R2 है, दोनों के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, दोनों के थ्रू हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लो। अब क्वेश्चन था सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि आपको मालूम है करंट का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होता तो करंट ये C पॉइंट पर आया होता है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है कि R2 और R1 के थ्रू होते हुए। यहाँ सपोज कीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन निकला होता है, यहाँ पे आया होता और R2 में 100 इलेक्ट्रॉन आया होता। तो अगर R2 के थ्रू 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो फिर 100 इलेक्ट्रॉन आते आते R1 के थ्रू भी 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस के थ्रू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, और अगर सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीरीज में करंट क्यों सेम होता है, तो आप बोलोगे कि बिकॉज इन सीरीज चार्ज फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। ओके, तो R1 और R2 के थ्रू हमने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला बात देखा कि करंट ऑलवेज करंट रिमेन्स सेम। करंट क्या होता है, सेम होता है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट करंट सेम रहा। अब देखते हैं क्या इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो R1 तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हम R1 के अक्रॉस पोटेंशियल देखें तो R1 का एक पॉइंट A पर है और दूसरा पॉइंट B पर है, तो जो R1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VAB हो जाएगा। ठीक है, और R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल देखें तो एक पॉइंट B पर है, दूसरा पॉइंट C पर है, तो इसका हो जाएगा VBC हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ के थ्रू VAB मतलब VAB का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो VAB का जो ओम्स लॉ हम लगाएंगे तो ओम्स लॉ क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है I, और जो हमारा रेजिस्टेंस है R1, तो हमारा R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज है वो कितना है, IR1 है। तो इसके थ्रू हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR1,
और सेकंड के थ्रू हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, देखें तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है R2 है, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो VBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR, दैट इज ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR। तो अब आप यहाँ दोनों फैक्टर को देखें तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट तो दोनों के थ्रू सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के थ्रू अलग अलग है। पहले का पोटेंशियल डिफरेंस है IR1 और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस है IR2। ये हमने कैसे निकाला, ओम्स लॉ से निकाला। तो यहाँ हम सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, इज डिफरेंट। दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि ये अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाएं तो उस एक रेजिस्टेंस का नेट इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो हमने कहा कि अगर हमने R1 R2 को कंबाइन किया तो यहाँ पे हमारा आ गया R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ये हमारा V वोल्ट के हमारा सेल से कनेक्टेड है और ये हमारा सेल हो जाएगा V। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये पॉइंट था हमारा A था और हमारा ये पॉइंट, ये R1 का ये पॉइंट A था, इन दोनों को मिला देंगे दूसरा पॉइंट बचा होगा C बचा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस आ जाता है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है और यहां से लेके यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल में कितना हो जाएगा, A ही हो जाएगा। अब क्या यहां से लेके यहां के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, A ही होगा। फिर यहाँ का पोटेंशियल C है तो यहाँ का पोटेंशियल C होगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ का पोटेंशियल C होगा। तो जो नेट आपका रेजिस्टेंस होता था V वोल्टेज, वो किसके बराबर था, वो आपका था VAC के इक्वल था। एक एंड आपका इसका A पे था और दूसरा एंड आपका C पे था। अब जो यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ से हमारा पोटेंशियल बैटरी है V, यहाँ से करंट निकला I, तो ओम्स लॉ क्या कहेगा कि जो V हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, करंट I के, और जो टोटल रेजिस्टेंस कितना था, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि V किसके इक्वल था, V हमारा था VAC के इक्वल था, AC के इक्वल था। V जो हमारा था VAC के इक्वल था। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे जो VAC आएगा वो इन दो रेजिस्टेंस का सम होगा, VAB और VBC के, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम चाहे तो VAC को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VAB प्लस VBC, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा VBAC के इक्वल आ जाएगा। देखिएगा ये किस तरीके से VAC के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि VAB क्या होता है, आपने पहले वीडियो में पढ़ा था, VA माइनस VB होता है, प्लस हमारा VBC क्या होता है, VB माइनस VC होता है, और VAC क्या होता है, VA माइनस VC होता है। ध्यान से देखें तो ये प्लस से ये माइनस कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, VA माइनस VC आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा VAC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जितना भी वोल्टेज, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज होता है तो 10 वोल्ट आपका इन दोनों में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक 6 होता तो दूसरा 4 होता है, एक 5 होता तो दूसरा 5 होता है, एक 4 होता तो दूसरा 6 होता है। तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको थर्ड पॉइंट मिलता है, और थर्ड पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम तो नहीं रहता, ये तो हमने देखा था, लेकिन पोटेंशियल इन दोनों के तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, जो रेजिस्टेंस के अमॉन्ग में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रेजिस्टेंस के अमॉन्ग में बढ़ जाता है। आपका टोटल पोटेंशियल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इन दोनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल का सम होगा वही हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको सीरीज में ध्यान रखना है। अब हम इस सर्किट को नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि जो ये R इक्विवेलेंट होगा उसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो एक चीज तो हमने देखा है कि जो ये VAC होगा, जो V आपका AC होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो VAB और VBC के इक्वल होगा। ये तो हमने देख लिया, इसको हमने प्रूव भी कर दिया, VBC के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो VAB का वैल्यू क्या है, ये है आपका IR1 है, और VBC का वैल्यू क्या है, ये है आपका IR2, ठीक है। अब VAC का वैल्यू क्या है, जो हमने निकाला है VAC, इसका वैल्यू है I इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि सेल क्या कर रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम एक रेजिस्टेंस बना के देखें तो हमारा ये R इक्विवेलेंट, तो वही हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ से आप क्या कीजिए कि इन दोनों में से आप I को कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हमारा हो जाएगा
R2। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो इन दोनों रेजिस्टेंस का सम होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने सीरीज का डेरिवेशन निकाल दिया। अगर सीरीज में आपको दो रेजिस्टेंस दिया है और मैं पूछूं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है। ओके स्टूडेंट, नाउ तो स्टूडेंट अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने ये देखा था कि सीरीज में आप जितने भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, उन सभी रेजिस्टेंस का सम होता है। अब जैसे कुछ एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया कि सपोज कीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं सीरीज में। क्यों, क्योंकि R1 का सिर्फ 1 इन R2 से जुड़ा हुआ है, R2 का सिर्फ 1 इन R1 से जुड़ा हुआ है, इसी तरह R2 और R3 के बीच में देख ले तो R2 का केवल 1 इन R3 से जुड़ा हुआ है और R3 का भी केवल 1 इन R2 से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है क्योंकि तीनों का एक ही एंड दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपने सीरीज में पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरह पूछता है अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दें, मतलब अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम एक साथ जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। जब हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को एक साथ सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 R2 R3, ऐसे जितने रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम जोड़ते जाते हैं फाइनल रेजिस्टेंस में। तो ये हमारा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टुगेदर। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वक्त वो इन तीनों रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस से इंडिविजुअली बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक सर्किट ये है, दिस और दिस, यहाँ पे आपका तीन रेजिस्टेंस है, एक का ओम मान लो 4 ओम है, एक है 8 ओम है और एक है 36 ओम। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो आपको बोलूं कि RAB का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो तीनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम और ये हो जाएगा 36 ओम। ठीक है, हमने तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ने के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 48। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 48 ओम आया। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 48 ओम आया है तो आपको इसमें ये जानने की जरूरत है कि जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस से बड़ा होगा या फिर वो इन तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस 36 ओम होगा ये उससे भी बड़ा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सभी रेजिस्टेंस जितने भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनके सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है। अब देखिए आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जोड़ है तो बड़ा ही आएगा, लेकिन पैरेलल के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। जब पैरेलल केस देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग ही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अब मैं आपको पूछूं कि आप ये बताओ कि 4 ओम के थ्रू और 36 ओम के थ्रू जो कितना करंट फ्लो कर रहा है या करंट का रेशियो क्या होगा। तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों के थ्रू क्या होगा, सेम करंट ही फ्लो करेगा। क्या होगा, तीनों के थ्रू सेम फ्लो करंट होगा। तो आपसे पूछा जाए कि आप 36 ओम और 4 ओम इन दोनों के बीच के करंट का रेशियो बताइए। तो उसके लिए आपको करंट भी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में तो तीनों के थ्रू क्या होगा, इक्वल करंट फ्लो होगा। तो इन दोनों के करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, जो कि आपका 1 हो जाएगा। अब इन तीनों के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो नहीं, सीरीज में तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और जो इनके रेजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड। नाउ स्टूडेंट अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हम आखिरी चीज देखते हैं कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। करंट सभी रेजिस्टेंस के थ्रू सेम होता है, क्या होता है, करंट हमारा सेम होता है ऑलवेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है और चेंज कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब जो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ओके, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो 3 पॉइंट देखा था, लेकिन अगर सवाल ये आता है क्या R1 और R2 के अक्रॉस क्या कभी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडीशन में सेम हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस। सीरीज का एक ऐसा कंडीशन है जब दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कैसे, अगर V1 इस सपोज कीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो अगर हमें V1 की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमारा I करंट फ्लो करेगा I, तो यही I करंट इसमें भी जाएगा और यही I करंट R2 में भी जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ IR1, V2 की वैल्यू क्या
हो जाएगी आई आर। क्या कभी V1 और V2 के इक्वल हो सकता है? तो अब ध्यान से देखो दोनों में I और I सेम है। अगर हम R1 को R2 के इक्वल हम प्रूफ कर दे, अगर हम ये कर दे कि दोनों रेजिस्टेंस हम सेम ले लें, हम सपोज कीजिए कि जो हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा R1 है वो R2 के इक्वल है, अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या कर ले सेम कर ले, दोनों को हम R कर ले, तो उस केस में V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR और V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी IR। तो उस केस में क्या होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब R1 R2 के इक्वल होगा, दैट इज R। तो जब आप सीरीज में सेम रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों रेजिस्टेंस बराबर होता है तो दोनों के पास पोटेंशियल सेम। नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा है, जब रेजिस्टेंस का दोनों एंड आपस में कनेक्ट हो जाए। जैसे आपके बुक में ये डायग्राम दिया होगा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो R1 का जो पहला एंड क्या है, R2 से कनेक्टेड है, और R1 का जो दूसरा एंड क्या है, ये भी R2 से कनेक्टेड है। तो जब दो रेजिस्टेंस का दोनों एंड आपस में कनेक्टेड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं एक आपको डायग्राम दे रहा हूँ, इसे जब ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना है। ये कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में घूम रहा हो कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो कि सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे? R1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, R1 का ये एंड आपका R2 से कनेक्ट है, और फिर जो R1 का दूसरा एंड है ये भी आपका जाके R2 से कनेक्टेड हो जाता है। तो जब इस केस में भी रेजिस्टेंस का दोनों एंड R1 R2 का भी दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, एक एंड आपस में कनेक्टेड, दूसरा एंड भी आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बुक में ये डायग्राम को आप सीरीज में पढ़ते हो तो डायग्राम को ऐसा नहीं ऐसा होता है, इन दोनों डायग्राम बहुत अंतर होता है। अगर आप कुछ सेल लगा दोगे बीच में तो ये सीरीज हो जाएगा, अगर आप यहाँ से सेल गायब कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़े तो उनका नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो रेजिस्टेंस को लेते हैं जो कि हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसके थ्रू करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो हमें एक चीज तो मालूम है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट तभी फ्लो करेगा जब इनके दोनों पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दोनों पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इनके दोनों पॉइंट पे एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम एक सर्किट को हम एक सेल से कनेक्ट करेंगे, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, हमने बोल दिया कि जो ये सेल है इसका जो पोटेंशियल है कितना, तो V वोल्ट है। V वोल्ट का मतलब कि एक हमारा पॉजिटिव V हो गया और दूसरा हमारा 0 हो गया, V माइनस 0 हमारा V वोल्ट आ गया। अब हमने जब इसको बैटरी के साथ जोड़ा, बैटरी हमारा एक्ट करता है एक्सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी यहाँ पे क्या करता है, इन दोनों पॉइंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। तो कैसे, ये पॉइंट V है तो इसका पोटेंशियल V है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। तो पॉइंट A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल 0 था तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल चेंज होता है। अब यहाँ से लेकर B तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस अगर एंड पे देखें तो एक जगह पोटेंशियल 0 है, दूसरी जगह पोटेंशियल V है। तो अब हम देखेंगे R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर आप देखेंगे तो R1 के दो पॉइंट, अगर हम R1 का अगर दो पॉइंट लें तो एक पॉइंट पोटेंशियल V है, दूसरे पॉइंट पोटेंशियल 0 है, तो V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तो R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0 इक्वल टू V। अब R2 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो R2 के एक एंड पे तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, दूसरे एंड पोटेंशियल 0 है, तो V माइनस 0 कितना हो जाएगा, R2 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V आ जाएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो हम ये देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। नाउ तो स्टूडेंट हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। R1 के अक्रॉस भी V है और R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इसमें इसका करंट देखते हैं, करंट कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ से हमारा V से हमें मालूम है कि जब भी बैटरी लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, यहाँ से करंट निकला I, यहाँ पे करंट आया I। अब यहाँ इस पॉइंट पे भी करंट आया I।
अब यहाँ पर करंट को दो रास्ते मिल गए, एक थ्रू R1 और दूसरा रास्ता थ्रू R2। तो यहाँ पे जो I करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका I1 में और दूसरा आपका I2 में। तो R2 के अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा वो कौन सा जा रहा होगा, वो जा रहा होगा I2। तो इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I2। अब ये जो I1 है वो R1 के अक्रॉस जा रहा है, ये हमारा करंट हो गया I2। अब जब दोनों करंट यहाँ का है I1, यहाँ का है I2, अब देखिए फिर ये आके पॉइंट B पर मिल जाता है। तो मिलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I करंट हो जाएगा। तो जब I करंट हमारा I1 और I2 में टूट गया, सपोज कीजिए पूरा I करंट था, ये करंट ऐसे आ रहा था नीचे से, यहाँ पे दो पार्ट I1 और I2 में टूट गया। I1 और I2 में टूटने के बाद ये करंट फिर पॉइंट B पर गया और मिल गया। तो मिलने के बाद ये जो पहले I था वो फिर से I करंट में बन गया। तो यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम था, लेकिन करंट क्या होगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्या हो जाएगा, करंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने इन दोनों सर्किट को कंबाइन करके इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। जो R इक्विवेलेंट क्या है, जब हम R1 R2 को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो होता है R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हमने सर्किट बना दिया, ये हमारा हो गया प्लस V हो गया, हमारा बैटरी हो गया, यहाँ से हमारा करंट निकला था I और ये हमारा फ्लो किया था यहाँ। अगर ये V वोल्ट है 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस 0 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट के थ्रू जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा V वोल्ट ही होगा, ठीक है, V माइनस 0 ये हमारा हो जाएगा V वोल्ट। ओके, अब आपने इस यहाँ एक्सप्रेशन से देखें तो ये हमने देखा कि जो I इसके इक्वल होगा I1 प्लस I2 थी, जो I था वो दो पार्ट टूट गया था I1 I2 में, या फिर I1 I2 मिलकर फिर से हमने I बना दिया था, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या होगा, अगर हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है तो ये होता है V इक्वल टू IR। जब हम R को नीचे ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है R, ठीक है। तो ये हमारा तो I का वैल्यू होता है V अपॉन R। तो अगर हम I का वैल्यू देखें, ये कंप्लीट I था, तो इसका इस I का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्यों हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V और इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दिया हमारा R इक्विवेलेंट। अब अगर हम I1 को निकालें, I1 जो इसके थ्रू पास कर रहा है, तो यहाँ इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस था V और जो रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस था R। तो जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा R अपॉन V, सॉरी R1 अपॉन V, और हमारे जो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था V और जो रेजिस्टेंस था हमारा R2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये हमारा हो जाएगा V अपॉन R1 और ये हमारा हो जाएगा V अपॉन R2। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम ये तो हमारा ऐसे रह जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ से अगर हम V कॉमन ले तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा और जो पैरेलल का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा इफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने पैरेलल में क्या देखा कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यह सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इंडिविजुअल रेसिप्रोकल के सम होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट हमने तो पैरेलल में देखा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसके बाद देखिए कि कुछ आपको पैरेलल रेजिस्टेंस दिए हैं, आपका इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें आपको प्रैक्टिस कर दे रहा हूं, इसमें आपसे एक सर्किट दिया हुआ है, A और B के थ्रू आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों आपके पैरेलल में होंगे क्योंकि R1 R2 और R3 का दोनों का एक एंड आपस में कनेक्टेड है और R1 R2 और R3 का दोनों का दूसरा एंड भी आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 जो पहला रेजिस्टेंस था, 1 अपॉन हो जाएगा R2 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया कि ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें आपको एक काफी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, A और B के थ्रू यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है, तीन रेजिस्टेंस है 4 ओम 2 ओम 6 ओम, तीनों हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखोगे कि जो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस ये आपको 1 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 12
और 3 प्लस 6 प्लस और ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब इसको फर्दर करेंगे सॉल्व यहाँ पे तो 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हमारा हो जाएगा 11। तो जो इसका जो सम आएगा वो हो जाएगा r इक्विवेलेंट का 12/11 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये हमारा हो जाएगा 1.0 और 9 के आसपास ओम आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखिए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 4 ओम का, 2 ओम का और जो 6 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो नियर अबाउट 1 ओम के अप्रॉक्स आया है या 1.09 ओम आया है। तो जो भी पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इस बात का ध्यान रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपको एक बार ध्यान रखना है, जो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से ही बड़ा होता है और जो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 7 ओम और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपका 9 ओम, ठीक है, और एक आपका रेजिस्टेंस है सपोज कीजिए 30 ओम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लूं कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तो आप सिंपल सा फॉर्मूला से बता सकते हो 1/7 + 1/9 + 1/30, और इसको आप डायरेक्टली भी ये बोल सकते हो सर जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस 7 ओम से भी छोटा होगा। पहला चीज तो हमने ये यहाँ सीखा। अब मैं आपको तीनों में सबसे ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, तो आपको पता है कि करंट सबसे ज्यादा वही फ्लो करता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 7 ओम है। सीरीज में तो रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो सब में इक्वल नंबर ऑफ करंट फ्लो करता है, लेकिन पैरेलल केस में क्या होता है कि करंट चेंज होता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो करेगा वो आपका 7 ओम के थ्रू फ्लो करेगा। तो एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, in parallel combination more current flow through the resistance which have less value। तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ज्यादा करंट उसमें फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो के रुकावट को कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रुकावट ज्यादा होगा वहां से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसकी वजह से वहां पे कम करंट फ्लो करेगा। सबसे कम रेजिस्टेंस है 7 ओम, इसका मतलब ये है कि सबसे कम जो आपको रुकावट हो रहा है वो 7 ओम में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम टॉपिक नाउ स्टूडेंट अब हम एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में स्टडी कर लिया है। एमीटर क्या होता है, उसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे लिखा होता है, ए लिखा होता है एमीटर। एमीटर का यूज क्यों करते हैं, टू मेजर करंट। एमीटर क्या करता है, आप जिस भी सर्किट में लगाएंगे उस सर्किट में आपका करंट मेजर करता है, ठीक है। अब एमीटर को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में सीरीज में, तो अब एक बात का ध्यान रखेंगे, एमीटर क्या क्या मेजर कर रहा है, करंट। और करंट किसमें सेम होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, तो करंट आपका सीरीज में सेम होता है। तो एमीटर को हम क्या करते हैं, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। तो आप ध्यान रखेंगे एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होने से का फायदा क्यों होता है, क्योंकि सीरीज में आपका करंट हमेशा सेम होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है और इसमें से आपका I करंट फ्लो कर रहा है और आपको इस I करंट के वैल्यू को मेजर करना है। क्या हो अगर आपने एमीटर को पैरेलल में लगा दिया, जैसे ही आप एमीटर यहाँ पे करंट आई है, जैसे ही आप एमीटर को पैरेलल में R1 के अक्रॉस लगाएंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ से I करंट जाएगा, I करंट दो पोर्शन में ब्रेक हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा I1 और एक आपका हो जाएगा I2। तो अब आप देखिए R1 के अक्रॉस पे जो हमारा फ्लो कर रहा था करंट, वो फ्लो कर रहा था I1, लेकिन एमीटर की रीडिंग क्या है, एमीटर के अक्रॉस हमारा करंट फ्लो कर जाएगा I2, तो एमीटर अपना रीडिंग देगा I2, तो ये वैल्यू दोनों का मिस्टेक हो जाएगा। तो इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। अगर हम सीरीज में लगाए तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसे सीरीज में लगाते हैं एमीटर को, तो आप देखिए कि यहाँ से हमारा करंट आया I, अब यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा, R1 में भी करंट I चला जाएगा, और R1 में करंट I जाएगा तो वही करंट निकल के फिर आपका एमीटर में चला जाएगा। ये दोनों सीरीज में लगाया हुआ, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये एमीटर करंट मेजर करता है और हमेशा सीरीज में करंट करते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है,
एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस इंटरनल हमेशा क्या होता है, लो होता है। लो क्यों होता है, तो ताकि ये आपका कम से कम आपका करंट एब्जॉर्ब कर सके और करंट इसमें से इजीली पास कर सके, ठीक है। ये तो एमीटर का हो गया। अब हम आते हैं वोल्टमीटर पे। तो आपको पता वोल्टमीटर का कोई डिजाइन या कुछ इस तरीके से होता है। वोल्टमीटर नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसे मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। सीरीज में करंट सेम होता था और एमीटर करंट नापता था, तो हम एमीटर को सीरीज में लगाते थे। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है, तो पैरेलल में सेम होता है। तो इसीलिए हम वोल्टमीटर को किससे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे हम एक डायग्राम में इसको समझ ले, अगर हमारा ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना, और अगर हमने वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो देखो भाई यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मान लो कि पॉइंट हो जाएगा ए, इस पॉइंट को हमने मान दिया बी, और ये होगा पॉइंट सी, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VAB है, ठीक है। लेकिन वोल्टमीटर रीडिंग क्या देगा, वोल्टमीटर के एक पे पोटेंशियल V है और एक पे C है, लेकिन वोल्टमीटर रीडिंग देगा VBC। तो हमें जो वोल्टेज मेजर करना था वो मेजर करना था VAB, लेकिन जो हमको वोल्टेज मिला वो वोल्टेज मिला VBC। तो जब भी आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये आपको गलत रीडिंग देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, हम इसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा V। तो अब यहाँ पर जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जब पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट किया, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VAC है, और एमीटर के अक्रॉस भी कितना है, VAC है। तो जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपका n नंबर ऑफ रजिस्टर है और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, नंबर आपको नहीं मालूम है, और सभी का रेजिस्टेंस क्या r है। तो बोला कि इसको हमको कनेक्ट करना है। आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो गेट द मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ताकि आपको मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिले। तो एक बात का आपको ध्यान रखिएगा, आपको मैं कुछ रेजिस्टेंस दूं और मैं बोलूं कि इसको ऐसे जोड़ो कि इनका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो हमेशा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि हमने अभी बात किया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो आपको अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए। वैसे इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, जैसे 1/r इक्विवेलेंट, ये आपका हो जाएगा 1/r + 1/r + 1/r, और ये ऐसे ही n नंबर ऑफ टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम में तो हमारा r आ जाएगा r, और ऊपर हमारा हो जाएगा n। तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा r/n। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि, ठीक है, अब तो पहला क्वेश्चन था मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मिनिमम आपको पैरेलल में मिलता है, और अगर आपको वैल्यू पूछे तो ये आपका हो जाएगा r/n। और सभी रेजिस्टेंस आपको क्या थे, हम इसको कैपिटल R मान ले रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल R लिखा है। सेकंड बोला कि आपको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो आपने एक चीज पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। तो आपको जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो कॉम्बिनेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। इसको हम किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। और सीरीज में जो इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 1/r + 1/r + r, ये हमारा n नंबर ऑफ टाइम्स तक हो जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे सीरीज में तो क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल का वैल्यू आ गया, ये हमारा सीरीज का वैल्यू आ गया। अब ये क्या है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा है, सीरीज वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा हो गया सीरीज वाला हो गया, और मिनिमम रेजिस्टेंस कौन था, पैरेलल वाला था। तो ये हमारा आ जाएगा Re, ठीक है। तो जो इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था वो हमारा कितना हो जाएगा, r/, हमारा हो जाएगा n हो जाएगा। इस r से ये r डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जितने भी नंबर होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, उन सभी रेजिस्टेंस के स्क्वायर का नंबर का स्क्वायर होगा। नाउ स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है थ्रू A एंड W। अब इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबका, ठीक है, लेकिन थ्रू AB का मतलब क्या होता है, मतलब आपको जो ये लाइन है इस लाइन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है।
उसी का मतलब होता है कि आर ए बी का मतलब होता है कि इस लाइन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को देखिए और 4 ओम वाले रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों सीरीज में है। तो इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं पॉइंट ए पर। ए बी तो हमारा रहेगा सेम, ये हमारा हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। तो ए के बाद ये 10 ओम है, ये सभी ओम्स में है, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 में हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा और 2 के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ओके सर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ओम और 4 ओम। लेकिन ये दोनों सीरीज में था, देखिए केवल एक ही कनेक्टेड है पॉइंट डी पे, इसका एक इन ए पे कनेक्टेड है, इसका एक इन सी पे कनेक्टेड है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम इस ब्रांच के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 + 4 जो कि कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बदले लिख सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, इन दोनों के बदले 6 ओम आ गया, ये हमारा बीच में 6 ओम है। ठीक है, अब तो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें, 6 वाले रेजिस्टेंस को और 6 वाले रेजिस्टेंस को, तो दोनों पैरेलल में होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 6 वाले रेजिस्टेंस का एक एंड आपका पॉइंट सी पर है और दोनों का दूसरा एंड कहाँ पे जाके मिल रहा है, पॉइंट ए पे मिल रहा है। तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमारा ये हो जाएगा 1 + 6 + 1/6 क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अब जब इसको हम करने जाएंगे सॉल्व तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये ऊपर हमारा 2 हो जाएगा। तो जो R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका ये 1 और ये हमारा जाएगा 3 आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। तो अब हमारा ये दोनों भी सॉल्व हो गया। तो इन दोनों के सॉल्व होने के बाद हमारा डायग्राम क्या बनेगा, हमारा डायग्राम ये बनेगा। ए बी को हमें सबसे बाद में सॉल्व करना है, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा 10 ओम का हो गया, ये 6 और 6 हम यहाँ पे हमारा बी के बाद एक सी में था, 7 ओम था सी का था, और उसके बाद हमारा ये दो सॉल्व होकर कितना में आया 3 का आ गया। अब देखिए डी वाला, ये डी वाला टर्मिनल गायब हो गया। अब इन तीनों को देखें तो सबसे पहले हमें बी को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को देखो तो ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारा पैरेलल में है। किसमें है, क्योंकि इनका एक ही एंड पॉइंट सी पे मिल रहा है, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड अलग अलग पॉइंट पे मिल रहा है। तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 हमारा हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारा डायग्राम बनेगा, क्या आप देखिएगा ध्यान से। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, और इसके साथ ही ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा और टर्मिनल बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम 10 ओम। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट था 10 ओम। अब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल की सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि इसका 1 ओम तो ए पे था और इसके दोनों को मिलाकर दूसरा एंड आता है बी पर आता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट का आपसे पूछा था RAB, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R AB, ये आपको हो जाएगा 1/10 ओम + 1/10 ओम। तो 1/R जो AB हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा जो 1/5 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा क्या हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप को क्वेश्चन को स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हमारा आ जाएगा RAB आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है कि RAC का वैल्यू क्या होता है, इस AC का वैल्यू क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। फिर ये क्वेश्चन फिर दूसरे तरीके से सॉल्व होता है। AB पूछा था, हमने पहले इन सब को सॉल्व किया, फिर लास्ट में इसको सॉल्व किया। जब AC पूछा है तो आप इस टर्मिनल को सबसे आखिर में सॉल्व करोगे, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। तो पहले आप ये AB वाला नोट कर लीजिए जिसका वैल्यू क्या आएगा 5 ओम आएगा। ठीक है, अब इसका हम RAC हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये काफी सिंपल है, इसमें मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। RAB का जो वैल्यू आपका आ गया, ये आपका आ गया 5। क्या हो गया, RAC को सॉल्व करें, RAC को सॉल्व करें। इसमें देखिए ध्यान से ये और ये हमारा सीरीज में हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम AC का डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ये आपका 6 ओम गिवन ही है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये और ये दोनों भी सीरीज में है। तो ये हमारा आ जाएगा 17 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है कि अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा अब आपको AC के लिए सॉल्व करना है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम ध्यान से देखें, जब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्या है पैरेलल में कंबाइन है। तो
तो हम जो 1/R AC जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/17। तो ये आपका हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 102। ठीक है, इन दोनों का हमारा एलसीएम हो जाएगा 102, फिर जाएगा 17 प्लस 17 प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर ए सी वो हो जाएगा 40/102, जो कि अगर आप डिवाइड करोगे तो 20/51 आ जाएगा। तो आर हमारा जो ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा ये 51/20, इससे यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा और ये हो जाएगा 25.5 आ जाएगा। तो आर ए सी का 2.5 हमारा आ जाएगा ओम, ये 2.5 है। तो जो आर ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2.55 ओम। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या देखा कि आर ए बी निकाला तो 5 ओम आया, लेकिन जब हमने आर ए सी निकाला तो ये आ गया 2.5 ओम आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आप किसी भी इसी तरह आर ए डी भी आप करोगे सॉल्व, आर ए डी भी करोगे सॉल्व तो भी उसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस एक चीज देखना है कि किस टर्मिनल के थ्रू रेजिस्टेंस पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करोगे, जिसके थ्रू पूछा उसको आप बाद में सॉल्व करोगे और पहले बाकी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे। ये चेक करते हुए सीरीज में कि पैरेलल में से आप बढ़ते रहोगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इन तीनों का थ्रू ए एंड बी। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है और पॉइंट डी ये है। अब इसमें आप एक बात को बड़े आराम से अगर देखेंगे तो इसमें आपको देख के पहले अगर आप इन दोनों लाइंस को हटा दें तो ये आपको पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, लेकिन अगर मैंने जब इन दोनों लाइन को जोड़ दिया तो आपको देखना मुश्किल हो रहा होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप देखिए। इसको करने का सिंपल सा स्टाइल क्या होता है कि जैसे अगर आप पहले 6 ओम के रेजिस्टेंस को ले, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को ले तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए पर, और इसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी पर। ठीक है, दूसरा आप 6 ओम के, इसको मैं पहला रेजिस्टेंस मान लूं, दूसरा अगर आप रेजिस्टेंस को ले तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, सी से, और एक एंड इसका किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से। इसी तरह हम थर्ड रेजिस्टेंस ले तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, पॉइंट डी से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, पॉइंट सी से। अब तीनों में एक ही एक एंड कॉमन आ रहा है, तो ये तो आप देख के हो सकते हैं इस तरह की सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो ये लाइन जोड़ा गया है, ये लाइन, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझिए। देखिए पॉइंट ए को देखिए और पॉइंट ए से एक लाइन गया है और ये लाइन गया है पॉइंट सी पर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब दो पॉइंट के बीच में जो लाइन हम जोड़ दो उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना रखें तो ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल के होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो पॉइंट ए और पॉइंट सी दो पॉइंट नहीं है, हमारा एक ही पॉइंट है, क्योंकि ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि ए और सी को जिस लाइन से जोड़ा जा रहा है उस लाइन के बीच में कोई भी पोटेंशियल नहीं है। तो जहां जहां आपको सी दिखाई दे रहा है वहां वहां आप लिख दीजिए। तो अब आपने ये लिख के क्या देखा कि पहला और दूसरा तो हमारा क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के एक एंड ए से कनेक्टेड है और दोनों का दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप पॉइंट बी को ध्यान से देखिए, पॉइंट बी और पॉइंट डी को, तो पॉइंट बी और डी को जोड़ने वाला एक लाइन है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या, पॉइंट डी का जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट डी का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे लिख दिया B इक्वल टू डी। तो हम जहां जहां पे डी है वहां वहां यहाँ पे B लिख दे रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखें तो क्या बना, पहले का दो टर्मिनल A एंड B, दूसरे का दो टर्मिनल A एंड B और तीसरे का दो टर्मिनल A एंड B। तो इस लाइन की वजह से क्या हो गया, ये जो सीरीज का रेजिस्टेंस था ये आपका क्या हो गया, पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जब ये तीनों पैरेलल टर्मिनल होते हैं इसको फिर से डायग्राम बना ले रहे हैं। एक हमारा 6 ओम A से कनेक्टेड है और B से कनेक्टेड है, दूसरा हमारा 6 ओम भी हमारा A से कनेक्टेड है और B से कनेक्टेड है, तीसरा जो हमारा 6 ओम हो जाएगा ये भी हमारा A और B से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इनका जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे जो AB का, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R2। जब इसको फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये 6 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3। तो 1/RAB हमारा क्या हो जाएगा 3/6 जो कि 1/2 हो जाएगा। तो जो RAB का जो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो अगर ये पैरेलल रेजिस्टेंस जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया है वो इन तीनों रेजिस्टेंस से छोटा है। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको फिर से
नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछना है। यहाँ पे एक एमीटर रेटिंग, एमीटर 7 ओम के पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एमीटर का रेटिंग बताना है, और सेकंड आपको में क्या करना है कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, उसी के बाद फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो पाएगा। तो पूरे ये जो पूरा सर्किट बना हुआ है, एमीटर का जो हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, टेंथ में आपको ये मान के चलना है कि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। तो पूरे सर्किट को हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आप देखोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस पॉइंट पे देखोगे तो पॉइंट ए से जो 3 ओम है और 7 ओम है, ये किसमें है, ये आपका रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट ए से और पॉइंट सी पे जो हमारा ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब एक रेजिस्टेंस 10 आपका यहां से पास हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पे भी आपका एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इसको हमने नेमिंग यहाँ बी दिया, इसमें यहाँ पे बी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक एमीटर भी लगा हुआ है, इसको लगा दें, चाहे अभी एमीटर हम बाद लगा देंगे, अभी इक्विवेलेंट लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब हम ए और बी का इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/r AB इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस ये हो जाएगा 1/10। इसको फर्दर सॉल्व करने के जो r AB का वैल्यू सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करने में हमारा कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। एक हमारा 20 रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और यहाँ से एक हमारा रेजिस्टेंस गया है 5 ओम का, ओके। अब ये देखो, अब हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तीनों आप देखोगे सीरीज में, तो जो फाइनल जो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में है, तो 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, वो कितना हो गया, 50 ओम आ गया, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हमें फाइंड करना है एमीटर रेटिंग। एमीटर किससे लगा हुआ है, 7 ओम के रेजिस्टेंस से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि यहाँ से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो करंट हमारा फ्लो करना करेगा यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने पर करंट हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आपका 3 ओम से जाएगा, फिर वही पार्ट 7 ओम से जाएगा, और फिर वही पार्ट एमीटर से आएगा। तो आपको I2 करंट फाइंड करना है। यहाँ पे सपोज कि यहाँ से हमारा I करंट निकला, यहाँ पे भी I करंट आया, और ये यहाँ पर I1 और I2 में चला गया। I2 पर 3 ओम के साथ जाए, फिर I2 7 ओम में भी जाएगा, तो A के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा। तो आपको I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बैटरी क्या करता है कि यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें पता है कि V इक्वल टू हमारा IR होता है, तो जो I क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया I का वैल्यू, I क्या होगा, V/R होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, टोटल वोल्टेज तो हमें गिवन है 1.5 वोल्ट। अब जब रेजिस्टेंस की बात आती है तो हम रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, हम पूरा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो पूरा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो हमने निकाला 15 ओम है, तो इसको हम 15 ओम से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल I की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पीयर आ जाएगी। अब I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 एम्पीयर आ गई। अब जो I जब यहाँ पर आएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये कैसे डिवाइड करता है आपको ये सीखना है। ये रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करता है, जहां रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वहां उतना ज्यादा करंट जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस जितना कम होगा वहां उतना कम करंट जाएगा। और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो ये करंट भी बराबर डिवाइड होगा। अब देखिए, अगर आप इस सर्किट को देखें, इस सर्किट को, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 7 + 3 + 7 हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, और नीचे वाला भी 10 ओम, मतलब जो करंट डिवाइड हो रहा होगा वो इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा होगा। जब करंट हमारा इक्वल, जब रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो करंट का डिवीजन भी क्या होता है, इक्वल बेसिस पे होता है। तो जो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका जो I हो जाएगा, सॉरी I2/I1, वो आपका हो जाएगा R1/R2 के रेशियो में, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस से क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। R2 का वैल्यू कितना है, 3 + 7 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों में इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा R2 का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम, और R1 का वैल्यू कितना है, 10 ओम गिवन ही था, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ओम, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के इक्वल हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और जबकि हमारा I क्या है, I1 प्लस I2, I1 दोनों आपस में इक्वल है, तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे I2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2I2 की वैल्यू I के इक्वल आ जाएगी। I का वैल्यू हमारा कितना है, 0.1 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 को हम नीचे डिवाइड में लेते जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.01 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टूडेंट I2 आ जाएगा 0.05 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड होगा। अगर दो टर्मिनल का, सपोज कीजिए कि दो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, दोनों अगर सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और मानिए कि 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो दोनों में 5 एम्पियर और 5 एम्पियर में डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन।